अब जिसका निधन हुआ वो राणा जी के पुत्र थे, और राणा जी मेवाड़ के राजा थे, मतलब मेवाड़ के एक तरह से स्वामी थे, और मेवाड़ बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। बूंदी बूंदी भी एक शक्तिशाली राज्य था, परंतु बूंदी के जागीरदार, मतलब बूंदी के ही जिले के अंदर कोई जागीरदार जो है, उनकी पुत्री से विवाह हो रहा है। देखा जाए तो राणा जी के जो सामंत थे, वहाँ के उदयपुर मेवाड़ के जो राणा जी थे, उनके जो सामंत थे, उनके जो मंत्रीगण थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जागीरदार इतनी हिम्मत कर ले कि वो राणा जी के पुत्र का ही वध कर दे इस तरीके से। इसमें कहीं ना कहीं बूंदी का जो बूंदी राज का या बूंदी राव जी का कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। समझ रहे हो ना आप लोग, एक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई एक तरीके की, कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। जो मंत्रियों ने उनको बिठा के समझाया राणा जी को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पुत्र को एक जागीरदार के वहां पे वध कर दिया जाए। जागीरदार, मैंने कहा ना कि इतना बड़ा नहीं माना जाता, राजा बहुत बड़ा होते हैं। राजा मतलब पूरा रियासत के मालिक है, वो पूरे एरिया के मालिक है, स्वामी है, उनके सारे उनके अंडर में आते हैं जितने भी वहाँ पे जागीरदार होते हैं। तो एक जागीरदार के वहाँ पे गए हुए राणा जी के जो पुत्र थे, उनका वध हो गया। तो ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब था। लेकिन सामंतों ने इस बात का यही निष्कर्ष निकाला कि बूंदी के जो राजा थे या बूंदी के जो राव जी है, वो इस मिली जुली भगत के अंदर, वो इसके अंदर शामिल थे। उन्हीं के कारण या उन्हीं के सपोर्ट जिसको कह सकते हैं हम लोग, उन्हीं के सपोर्ट के कारण ही ये जागीरदार ऐसा कर पाए। राणा जी इस बात से बहुत दुखी हुए, वो बहुत क्रोधित भी हुए। उन्होंने उसी वक्त एक प्रतिज्ञा ले ली। अब जो राजपूत लोग होते हैं ना, प्रतिज्ञा बहुत जल्दी ले लेते थे, है ना, आज भी ऐसा होता है। तो हम लोग बहुत जल्दी एकदम से ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और फटाफट से मैं जोशीले स्वर में एक प्रतिज्ञा ले ली, जब तक मैं बूंदी को जीत ना लूं तब तक मैं अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं करूंगा। ये बात सुनकर सामंत, सारे के सारे जो राणा जी के सामंत थे, वो घबरा गए। वो घबरा इसलिए गए कि यदि राणा जी ने बूंदी को जीत भी लिया, जो कि राणा जी बूंदी को जीत सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, क्योंकि मेवाड़ बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो अगर राणा जी ने बूंदी को जीत भी लिया, परंतु अगर अन्न जल ग्रहण करे बिना ही राणा जी युद्ध के लिए जाएंगे, तो बूंदी वहां से बहुत दूर था। पहले ऐसे तो ना था कि हमारे पास में कोई BMW मर्सिडीज या कोई फास्ट रनिंग कार या ट्रेन वगैरह हुआ करती थी कि भाई ठीक है, शानदार मेवाड़ एक्सप्रेस चल रही है, आप बैठ कर आ जाओ। नहीं, उनको वही हाथी घोड़ों पे चल के आना था। अब हाथी चलता ना, तुमने देखा होगा हाथी कैसे चलता है। तो अगर 400 किलोमीटर भी आना है, 300 किलोमीटर भी आना है चल के, ऐसे कोई शानदार रोड भी नहीं थे, आपको जंगलों से होकर ही आना होता था। तो इतनी दूर से अगर राणा जी अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचेंगे, तो बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने दिन तक वो ऐसे रह पाएंगे, बिना अन्न जल ग्रहण किए। उसके बाद युद्ध भी करना है, वो भी बूंदी जैसे शक्तिशाली राज्य से, क्योंकि बूंदी भी एक शक्तिशाली राज्य था, तो उसे युद्ध भी करना है। तो सारे सामंत घबरा गए कि राणा जी ने ये कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, ये तो उनके प्राणों के लिए संकट बन गई है। समझ रहे हो ना मेरे आप बात। तो ये प्रतिज्ञा मेवाड़ के लिए बहुत घातक सी साबित हो गई कि अब क्या करा जाए। मेवाड़ के ऊपर, मतलब मेवाड़ पे एक संकट काल आ गया। आप समझ रहे हो, मतलब वहाँ के जो स्वामी है, वहाँ के जो राजा है, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली जिस प्रतिज्ञा का यहाँ पे कोई तोड़ ही नहीं दिखाई दे रहा। जैसे महाभारत में एक प्रतिज्ञा अर्जुन ने करी थी कि अगर जयद्रथ का वध कल मैंने सूर्यास्त से पहले नहीं किया तो खुद अग्नि स्नान कर लूंगा। तो हालांकि उनके साथ तो श्री कृष्ण थे और उन्होंने जैसे तैसे करके अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी भी करवा दी, परंतु यहाँ तो राणा जी के साथ में ऐसा भी नहीं था कि श्री कृष्ण जी, हो सकता है मन से साथ में हो, लेकिन सामने से तो ऐसा नहीं था। सामंतों ने फिर ये सब सोच विचार करके एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला कि उन्होंने बोला राणा जी को, हम लोग एक काम करते हैं, आपने जो प्रतिज्ञा ली है वो अभी एकदम से संभव नहीं है कि हम लोग बूंदी में जाएंगे, हमें बूंदी पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा, फिर हम युद्ध करेंगे अन्न जल ग्रहण किए बिना। आप अगर अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे तो सेना भी नहीं करेगी। अभी स्वामी भक्ति थी सेना की कि अगर राजा अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे तो सेना भी नहीं करेगी, बाकी लोग भी नहीं करेंगे, और बिना अन्न जल ग्रहण किए वो बूंदी को कैसे जीत लेंगे। तो ये बात राणा ने भी समझी। राणा जी थे, वो उनका नाम था राणा लाखा। तो राणा लाखा जी ने भी ये बात समझी, उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा। तो सामंतों ने एक उपाय सुझाया कि हम एक काम करते हैं, हम एक नकली बूंदी बनाते हैं।
अब इंटरेस्टिंग बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम एक नकली बूंदी बनाते हैं चित्तौड़ में ही, मतलब चित्तौड़ उनका जो उनका एरिया था या जो उनका पर्टिकुलर जगह थी, वहाँ पे उन्होंने एक नकली बूंदी बनाई, मिट्टी की बूंदी। और अब बात आती है हाड़ा कुंभा जी की। याद करो, हाड़ा कुंभा जी इस कहानी में जो शुरू में आए थे, जो हालू जी के पुत्र थे, द्वितीय पुत्र, जो महाराणा की जो सेना है, सेना में ही वो हाड़ा दल के सेना नायक थे। मतलब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाड़ा जी जो है वो असल में, हाड़ा जो है वो बूंदी के एक तरह से, या ऐसा कह दीजिए कि बूंदी के भाईबंद है। मतलब बूंदी में भी हाड़ा है, वो वहीं से निकले हुए लोग हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि वो उन्हीं के भाईबंद है, क्योंकि एक जमाने में आके दोनों भाई थे। दो भाई अलग अलग होके एक बूंदी में स्थापित हो गए, एक बम्बावदा में चले गए। बम्बावदा वाले बाद में जाके मेवाड़ में शामिल हो गए, मेवाड़ की सेना में, और मेवाड़ में एक हाड़ा दल बन गया। हाड़ा दल के वो सेना नायक थे कुंभाजी हाड़ा। तो कुंभाजी हाड़ा जो थे, उनके पास में राणा जी के सैनिक गए और उनको बोला कि राणा जी ने एक प्रतिज्ञा कर ली है। अब कुंभाजी हाड़ा जो थे वो राणा जी के ही सेना में एक तरह से एक सैनिक थे, बड़े सैनिक थे। तो उन्होंने जब पूरी प्रतिज्ञा सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नकली बूंदी बनाइए, परंतु मैं वहाँ पे असली बूंदी की तरह युद्ध करूँगा। तो ये बात सुन के सामंत और जो भी उनके सैनिक थे राणा जी के, वो हंसते हुए चले गए। उनको लगा कि ठीक है, मजाक कर रहे हैं, वो ये बात समझ के निकल गए। उसको उन्होंने हंसी में टाल दिया इस बात को। फिर उसके बाद क्या था, नकली बूंदी बनाई गई। वहाँ पे कुछ 15-20 हाड़ा जितने भी सैनिक थे उनको वहाँ बुलाया गया, उनको समझाया गया कि ठीक है, राणा जी वहाँ पे आएंगे, आप अस्त्र शस्त्र त्याग देना। इससे क्या होगा कि राणा जी की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, एक बार को वो नकली बूंदी जीत लेंगे, फिर वो अन्न जल ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पूरी की पूरी तैयारी के साथ में बूंदी पे आक्रमण करेंगे और असली बूंदी को भी हम जीतेंगे। ये बात सैनिकों ने उनको समझाई। किनको समझाई? जो हाड़ा कुंभा जी थे और उनके जो 15-20 सैनिक थे कि आपको अस्त्र शस्त्र त्यागने हैं बस राणा जी जब आएंगे। तो ठीक है, अब राणा जी ने कोई बड़े युद्ध की तैयारी तो कर ही नहीं थी, क्योंकि ये तो एक तरह से नकली युद्ध था, नकली बूंदी थी। तो सेना वहाँ से रवाना हुई, कुछ 20-25 घुड़सवारों के साथ में राणा जी वहाँ से रवाना हो गए और नकली बूंदी की तरफ चढ़ाई करने लगे। प्लानिंग के अनुसार या जो भी डिसाइड हुआ था उसके अनुसार हाड़ा कुंभा जी, जो कि हाड़ा दल जो था महाराणा जी की सेना का, उसी के सेना नायक थे, हाड़ा कुंभा जी की तरफ से एक तीर चला सो और सीधा राणा जी के घोड़े के सर में जाके लगा। राणा जी का घोड़ा वहीं ढेर हो गया। अब सोचो, राजा, वो भी मेवाड़ के राजा, इतना भयंकर एक तरह से अपमान है, आप समझ लीजिए, एक तरह से अपमान हो गया कि उनका घोड़ा वहां ढेर हो गया। ये चीज देखकर एक सैनिक जो राजा की तरफ से था वो दौड़ता हुआ नकली बूंदी की तरफ गया और उसने जाके वहां बोला कि ये तीर कहां से चला। हाड़ा कुंभा जी सामने आए, उन्होंने कहा कि ये तीर मैंने चलाया। तो सैनिक को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि कुंभा जी, क्या आपको पता है आप किसके ऊपर तीर चला रहे हैं? ये हमारे अन्नदाता है, हमारे स्वामी है, ये हमारे राणा जी है, आप इनके ऊपर तीर चला रहे हैं। तो हाड़ा कुंभा ने बोला, हाथ जोड़कर बोला, विनती करते हुए बोला कि मैं अन्नदाता का मैंने अन्न खाया है, मैं उनके ऊपर तीर नहीं चला रहा हूं, मैंने उनके घोड़े पर तीर चलाया है। मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि मैं ये नकली बूंदी जो है, बूंदी हमारी शान है। आप समझना वहां पे क्या बात हो रही है। बूंदी हमारी शान है, हम नकली बूंदी को भी नहीं जीतने देंगे। हमारे भाईबंद बूंदी में है, हम हाड़ा है, बूंदी हमारी शान है। हम ऐसे कैसे हम आपको बूंदी जीतने देंगे, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो। तो अगर राणा जी को बूंदी जीतनी है तो उनको मुझे हराना होगा। इस बात पे सैनिक फिर से चिल्लाया, तुम राणा जी का जो तुमने नमक खाया है। अब देखो, सैनिक में उनकी सेना में शामिल थे, तो देखा जाए तो उन्हीं की सेना का नमक खा रहे थे। तो हाड़ा कुंभा जी ने कहा कि नमक मेरे शरीर ने खाया है, मेरा शरीर ऋणी है, परंतु मेरी प्रतिष्ठा ऋणी नहीं है, और मेरी प्रतिष्ठा के साथ साथ पूरे हाड़ा वंश का, पूरा जो हाड़ा वंश है वो भी ऋणी नहीं है। तो मैं ऐसे कैसे अपनी प्रतिष्ठा को और अपने हाड़ा वंश की, अपने पूरे वंश की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दूं।
तो इस बात पे राणा जी ने वहाँ पे हमला करने का आदेश दिया। हमला, कि इनके ऊपर हमला कर दिया जाए। हाड़ा कुंभा जी ने फिर से वहाँ से बोला कि राणा जी आप कुछ सैनिक लेकर आए हैं, कुछ 15-20 सैनिक आप लेकर आए हैं, इन सैनिकों के साथ में आप युद्ध नहीं कर पाएंगे, इन सैनिकों के साथ में आप नकली बूंदी को नहीं जीत पाएंगे। सच्चाई थी, क्योंकि नकली बूंदी के ऊपर राणा जी कौन सी तैयारी करके आए थे, वो कुछ ऐसे लेकर आ गए अपने अंगरक्षक, तो गिनती के 8-10 15-20-25 जो भी होंगे, छोटी सेना लेकर आ गए थे वो। तो हाड़ा कुंभा जी ने कहा कि महाराजा या महाराणा, अन्नदाता, पहले आप अपनी और सैनिक बुला लीजिए। तो किले के अंदर से फिर घोड़ों की आवाज आने लगी, हाथियों की आवाज आने लगी, एकदम असली युद्ध जैसा मंजर हो गया और घमासान युद्ध मचा। चित्तौड़ के दुर्ग तक हर हर महादेव की आवाज आ रही थी, हर हर महादेव सुनाई दे रहा था। उस सेना ने नकली बूंदी का घेरा दिया, फिर हाथियों को बूंदी विध्वंस करने के लिए छोड़ा गया जो नकली बूंदी थी। पीछे से घुड़सवारों ने आक्रमण किया, हर हर महादेव का जय घोष चित्तौड़ दुर्ग तक सुनाई दे रहा था। लोग आश्चर्यचकित थे कि यह असली युद्ध है या ये कोई अभिनय हो रहा है। राणा लाखा जी की प्रतिज्ञा बच गई और हाड़ा कुंभा जी की प्रतिष्ठा बच गई। किस प्रकार से बची? राणा लाखा जी युद्ध जीत चुके थे और हाड़ा कुंभा जी और उनके जो सैनिक थे वो उस युद्ध में अपना बलिदान कर चुके थे। तो नकली बूंदी के लिए उन्होंने उनका जो खुद का वंश था, उनको ऐसा मानना था कि ये हमारा असली वंश है, ये हमारा मतलब बूंदी जो हमारा है वो हमारे हाड़ा वंश का राज्य है, हम इसको कैसे हारने देंगे, ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने नहीं हारने दिया, उन्होंने नकली बूंदी को भी नहीं हारने दिया। इसलिए मैंने बोला ना शुरू में, बूंदी की शान कुंभा ने मेवाड़ में लड़कर बचाई, उसने नकली किला बचाया, तुम असली निशाना झुकाना। ये पूज्य श्री तन सिंह जी की एक कविता में बोला, मतलब उनका बोला गया वाक्य है। सोचो कितना, मतलब मैं तो शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि वो किस तरीके की उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने वंश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो राणा जी से लड़ पड़े। और 15 आदमी थे, 15-20 आदमी होंगे, इतने से लोगों ने भयानक युद्ध हुआ। हालांकि वो शहीद हो गए। जैसे हमने एक मूवी देखी थी ना अभी कुछ टाइम पहले आई थी, जिसमें 21 सरदार थे, उनकी लड़ाई हुई थी, है ना। तो ये भी कुछ ऐसी ही बात थी कि ठीक है, प्रतिष्ठा बचाने के लिए। अब वो तो मूवी बन गई, इसके ऊपर मूवी नहीं बनी, पर हमने कहानी आपको सुनाई है। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है, कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है। मैं आपको संक्षेप में जल्दी से बता देता हूँ हुआ क्या था, जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको एक बार दोबारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो बूंदी था, उसके 2 वंश हुए, मतलब बूंदी 2 भाई हुए, एक बम्बावदा में रह गए, एक बूंदी चले गए। बम्बावदा वाले थे वो मेवाड़ में मिक्स हो गए। मिक्स क्या हो गए, मतलब मेवाड़ में ही जाके शामिल हो गए कि ठीक है हम आपकी सेना के अंदर सेनानायक बनेंगे। उस समय सेना के अंदर सेनानायक किसी एक पर्टिकुलर सेना का दल का मुखिया होना भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। राजा जो होते ना, क्षत्रिय राजा जो होते थे, उनको राजपाट करने से ज़्यादा मजा है ना युद्ध करने में आता था, अपना क्षत्रिय धर्म निभाने में आता था कि हाँ ये हाड़ा जो सरदार है उनके दल है के सेनानायक है, ये मेवाड़ के अंदर राठौड़ दल के सेनानायक है, ये राणा दल के सेनानायक है, सिसोदिया दल के सेनानायक है। इस तरह से उनको मजा आता था कि ठीक है हम युद्ध करने के लिए हैं। सोचो कुंभा जी ने अपने ही जिस दल में वो रहा करते थे, उन्होंने धोखा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी बात बोली कि भाई बूंदी हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे कुल की शान है, हम अपने कुल की शान को कैसे डूबने दें। आपने नकली बूंदी बना दी और आप कहेंगे कि हम इसको जीत लेंगे। आप इसको जीत लो, पर आपको इसको जीतने के लिए आपको असली प्रयास करना पड़ेगा। और राणा लाखा जी को अपना असली प्रयास करने के बावजूद ही उस नकली बूंदी को जीत पाए। हालांकि वो जीत गए, लेकिन इस जीत के लिए उनको हाड़ा कुंभा जी का बलिदान करना पड़ा। तो ये कहानी थी वीरवर हाड़ा कुंभा जी की, जिसको आज हमने बताया आपके सामने। तो मुझे ये कहानी बहुत बढ़िया लगी, मैंने आपके सामने शेयर करी है। ऐसे ही हम और भी बढ़िया बढ़िया कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया राजपूतों की शौर्य गाथा हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में। आप सुनिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनको बताइए कहानियाँ।
और हमारे चैनल को अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। योकम।